नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मांग की अवधारणा के जो शेष बचे हुए बिंदु हैं, जो टॉपिक है, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, कुछ टॉपिकों का अध्ययन है वो हमने पिछली क्लास में कर लिया था, जैसे मांग का नियम हो गया, व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गई, बाजार मांग अनुसूची हो गई, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, आय मांग, कीमत मांग, इन सब का अध्ययन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। तो वो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें, उसका लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की क्लास आप पूरा अटेंड करें ताकि जो आज पढ़ाया जा रहा है वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मांग की मात्रा में परिवर्तन या विस्तार या संकोचन या मांग वक्र की दिशा में गति या मांग वक्र पर चलन क्या होता है। देखिए, विस्तार या संकोचन होता है वो एक ही मांग वक्र पर होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, यानी अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है तो उसे हम संकोचन कहते हैं, तथा कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है तो उसे हम विस्तार कहते हैं। अब इस चीज़ को जब डायग्राम चित्र के द्वारा हम समझते हैं तो वो देखिए, आपको मैं चित्र के द्वारा समझाता हूँ कि विस्तार या संकोचन क्या होता है। कि इस पर देखिए, ओ वाई अक्ष पर कीमत दिखा रखी है, ओ अक्ष पर मांग की मात्रा दिखा रखी है, और पहले जो मांग है वो पी कीमत पर क्यू मात्रा के हिसाब से ए मांग है। ठीक है, मांग वक्र पर इन दोनों का जो बिंदु है वो ए है। अब कीमत घटने के कारण मात्रा बढ़कर कीमत घट गई, पी पी से घटकर पी टू हो गई। ठीक है, और मात्रा है, कीमत घटने पर मांग में क्या होगी, वृद्धि हो गई, तो मात्रा बढ़कर क्यू से क्यू टू हो गई। ठीक है, अब का जो नया बिंदु बनेगा वो ए से नीचे खिसक कर मांग वक्र पर नीचे की ओर गति करता है और बी बन जाता है। तो कीमत घटने पर मात्रा में क्या हो गया, मांग की मात्रा में क्या हो गया, वृद्धि हुई है। इसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं। यानी अन्य बातों के समान रहने पर, कीमत में कमी होने पर मांग की मात्रा में जो वृद्धि होती है उसे हम विस्तार कहते हैं। या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि कीमत में कमी होने पर मांग वक्र पर नीचे की ओर गति करना विस्तार को बताता है। ठीक है, अब संकुचन की बात करते हैं। तो अब मान लेते हैं कि कीमत पी से बढ़कर पी वन होगी। ऊपर देखिए, तो मात्रा है, तो कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी, तो क्यू से घटकर क्यू वन होगी। ठीक है, अब का जो नया बिंदु बनेगा वो ए से बढ़कर ऊपर की ओर गति करता है मांग वक्र पर, और सी बनता है। नई मांग क्या होगी, सी होगी। तो कीमत वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में क्या हुई है, कमी हुई है। इस कमी को हम संकुचन कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कीमत में कमी होने पर मांग वक्र पर ऊपर की ओर गति करते हैं तो इसे हम संकोचन को दर्शाते हैं। तो मांग का विस्तार और संकोचन क्या है कि विस्तार और संकोचन मांग की मात्रा में होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, तथा एक ही मांग वक्र पर होता है। अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने पर मांग का बढ़ना विस्तार कहलाता है, तथा कीमत बढ़ने पर मांग का घटना संकोचन कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग वक्र पर ऊपर की ओर गति करना संकोचन को बताता है, तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग वक्र पर नीचे की ओर गति करना विस्तार को बतलाता है। कैसे कि पहले कीमत थी पी और घटकर पी टू हो गई, तो मांग वक्र पर नीचे की ओर गति किया ए से बी बिंदु पर, तो ये विस्तार को बताता है। और पी से बढ़कर कीमत पी वन हो गई, तो जो नया बिंदु बनता है मांग का वो सी बनता है, और मांग वक्र पर ऊपर की ओर गति करता है ए से सी की ओर, तो ये संकोचन को दर्शाता है। तो ये हो गया मांग की मात्रा में परिवर्तन या विस्तार या संकोचन। देखिए, अगला हमारा जो बिंदु है वो है मांग में परिवर्तन या मांग में कमी या वृद्धि। देखिए, अभी तो हमने पढ़ा कि मांग की मात्रा में कमी या वृद्धि या मांग की मात्रा में विस्तार या संकोचन। मांग में कमी या वृद्धि या मांग में परिवर्तन को जब हम पढ़ते हैं तो वृद्धि और कमी है वो मांग में होती है, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण होती है, तथा अलग अलग मांग रेखा पर होती है। ठीक है, वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण यदि मांग रेखा दाईं ओर खिसकती है तो वह वृद्धि का सूचक होती है, और यदि मांग रेखा बाईं ओर खिसकती है तो वो कमी का सूचक होती है। देखिए कि जो मांग में वृद्धि और कमी होती है वो अलग अलग मांग वक्र पर होती है, जबकि मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो एक ही मांग वक्र पर होता है और कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। जबकि मांग में परिवर्तन या मांग में वृद्धि और कमी है वो अलग अलग मांग वक्र पर होता है तथा अन्य बातों में परिवर्तन के कारण होता है। ऊपर हमने विस्तार और संकोचन में क्या देखा, उसमें हमने देखा कि अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग का घटना
संकोचन कहलाता है और वस्तु की कीमत घटने पर मांग का बढ़ना विस्तार कहलाता है। जबकि मांग में परिवर्तन या मांग में विवर्तन या मांग में कमी या वृद्धि को जब हम पढ़ते हैं तो वृद्धि और कमी मांग में होती है, ठीक है, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण होती है तथा अलग अलग मांग रेखा पर होती है। वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण यदि मांग रेखा दाईं ओर खिसक जाती है तो वृद्धि का सूचक है, और यदि मांग रेखा बाईं ओर खिसक जाती है तो कमी का सूचक है। मान लेते हैं कि पहले हमारी जो मांग रेखा थी वो डीडी मांग रेखा थी, ठीक है। अब के अन्य बातों में हमारी कीमत स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत पी है हमारी, लेकिन अन्य बातों में परिवर्तन होने के कारण हमारी नई मांग रेखा है वो D1 होगी। तो नया मांग वक्र दाईं तरफ हो गया, D1 खिसकर। तो ये जो दाईं तरफ खिसका है ये मांग में वृद्धि को बताता है। क्यों? क्योंकि कीमत वही है लेकिन अन्य बातों में परिवर्तन के कारण अब मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। उपभोक्ता ज़्यादा वस्तु को की मांग करते हैं। अब दूसरा हो गया कि मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है, तो ये कमी का सूचक होता है। मांग वक्र दाईं ओर यानी अन्य बातों में परिवर्तन के कारण, और कीमत क्या है, स्थिर है, और मांग वक्र बाईं और अंदर की ओर खिसकता है तो ये कमी का सूचक है, मांग में कमी को दर्शाता है, ठीक है। तो जो मांग में कमी और वृद्धि होती है वो अलग अलग मांग रेखा में होती है, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण होती है, और कीमत स्थिर मानी जाती है। अन्य बातों में परिवर्तन के कारण कीमत स्थिर रहने पर जब मांग रेखा दाईं ओर खिसकती है तो यह वृद्धि का सूचक होती है, और जब मांग रेखा बाईं ओर या अंदर की ओर खिसकती है तो ये कमी का सूचक होती है। देखिए नीचे लिखा है मांग वक्र दाईं ओर खिसकना मांग में वृद्धि बताता है, जबकि मांग वक्र का बाईं ओर खिसकना कमी बताता है, ठीक है। अगला देखिए बिंदु, मांग का नियम लागू होने का कारण या मांग वक्र दाईं ओर झुकने के कारण बताइए। देखिए पहला है कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव का आशय हो गया कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में जो होने वाले परिवर्तन को हम कीमत प्रभाव कहते हैं। यानी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग पर जो पड़ने वाला प्रभाव है उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाएगी, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा है आय प्रभाव। देखिए आय प्रभाव कैसे है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति में या उसकी वास्तविक आय पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कीमत बढ़ जाने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति घट जाती है तो वो कम वस्तु क्रय कर पाता है, और वस्तु की कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, उसकी आय बढ़ जाती है एक तरीके से, और वो ज़्यादा वस्तु क्रय कर पाता है। तो इसे हम आय प्रभाव कहते हैं। तो आय प्रभाव के बारे में आप क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से होने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति या उसकी वास्तविक आय पर पड़ने वाले प्रभाव को आय प्रभाव कहते हैं। उपभोक्ता की किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति या उसकी आय के कारण उसकी मांग पर जो पड़ने वाला प्रभाव है उसे हम आय प्रभाव कहते हैं। तीसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग में जो प्रभाव पड़ता है उसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इसमें जैसे पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं आदि आती है। नंबर चौथा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें यह बताता है कि जब एक उपभोक्ता लगातार किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता निरंतर घटते क्रम में प्राप्त होती है। जिससे उपभोक्ता को भूख लगी है और वो पहली रोटी खाता है तो उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, उसके बाद में वो दूसरी रोटी खाता है तो उसमें कम उपयोगिता प्राप्त होती है, फिर वो तीसरी रोटी खाता है तो उसमें कम उपयोगिता प्राप्त होती है, चौथी रोटी में उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। यानी जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करता जाता है तो उसके उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसमें लगातार कमी होती जाती है। तो इन चार बातों के कारण मांग का नियम लागू होता है या मांग वक्र दाईं ओर झुकता है। अगला है मांग के नियम के अपवाद। देखिए पहला है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुओं के बारे में मैंने आपको बताया कि गिफिन वस्तुएं ऐसी घटिया या निकृष्ट वस्तुएं होती है जो समाज का निर्धन वर्ग अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण उपभोग करता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, वनस्पति घी आदि। और गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का सच्चा अपवाद होता है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है तथा वस्तु की कीमत घटने पर इनकी मांग घट जाती है। दूसरा है दृश्य, दिखावटी या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। जैसे देखिए दूसरा जो बिंदु है दृश्य, दिखावटी या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, इनकी कीमत वृद्धि होने पर इनकी मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो दिखावटी दृश्य
दिखावटी दृश्य और प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, उनका उपभोग समाज का जो पूंजीपति व धनिक वर्ग करता है। और यदि इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि भी हो जाती है तो भी इनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो अमीर या धनिक लोग हैं वो उच्च कीमतों पर वस्तु खरीदना अपनी शान, अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं, तो इनकी वस्तु की कीमत वृद्धि होने पर भी इनकी मांग में क्या होती है? वृद्धि होती है। तीसरी है अनिवार्य या आवश्यक वस्तु। देखिए, अनिवार्य व आवश्यक वस्तु वे वस्तुएं हैं जो व्यक्ति के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, अन्य जो आवश्यक वस्तुएं वे हैं। तो इन वस्तुओं की चाहे कीमत बढ़े या घटे, इनकी मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता, इनकी मांग होती है। चौथा है वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। यदि हमें यह पता चल जाए कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो हम उस वस्तु की ज़्यादा मांग करते हैं, ज़्यादा उसको खरीदने लगते हैं। जबकि मांग का नियम कहते हैं कि वस्तु कीमत बढ़ने पर मांग घटनी चाहिए, लेकिन भविष्य में कीमत वृद्धि की अगर संभावना हो जाए, भविष्य में हमें यह पता चल जाए कि इस वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, तो हम उसकी मांग में क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। तो ये मांग के नियम के अपवाद हो गए। पहला गिफिन वस्तुएं, दूसरा दृश्य दिखावटी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, तीसरा अनिवार्य या आवश्यक वस्तुएं, और चौथा भविष्य वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। तो ये हमने मांग के नियम के अपवाद भी पढ़े और मांग के नियम लागू होने के कारण या मांग वक्र दाईं और झुकने के कारणों का अध्ययन हमने किया। तो आशा करता हूँ कि ये सभी जो बिंदु है वो आपके समझ में आए होंगे। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।